प्यारे बच्चों, आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के शुभकामनाएं। कुछ बच्चों के यहाँ पर क्वेरी थी कि सर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस हमें करवा दें। और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे जिन्होंने तैयारी की हुई है पर लेकिन उन्हें प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल बहुत सारे यहाँ पर 12th में हैं या फिर जितने भी और भी क्लासेस में न्यूमेरिकल रहते ही रहते हैं, पर इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो कुछ ही चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चे भी कह रहे थे कि ऐसे टॉपिक बता दें कि जिससे ज़्यादा न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस करके आएंगे और आप लोगों को कैसी तैयारी करके जानी है और कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार करने हैं। और अगर आप लोग केवल जितना मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको 35 क्वेश्चन लगभग आज के लेक्चर में रहने वाले हैं और ये फर्स्ट बुक से रहेंगे और एक पार्ट 2 और वीडियो आएगी, उसमें सेकंड बुक के हम लोग और 35 क्वेश्चन करेंगे। तो 70 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। अगर आप ये 70 क्वेश्चन भी अगर आप लोग एग्ज़ाम में करके जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे रह गए होंगे जिन्होंने जो तैयारी करना चाह रहे थे पर लेकिन कुछ कारणों से उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो अंत में वो भी अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं। तो फिर केवल इतना भी अगर आप करके जाएंगे तो फिर आप लोग में ये गारंटी है कि 55 to 60 मार्क्स आप लोग इन्हीं से यहाँ पर कवर कर पाएंगे, ये केवल 2 लेक्चर देख के। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें क्योंकि आपके टीचर ने एग्ज़ाम ये कराए होंगे क्वेश्चन, मैंने भी जैसे कि अपने बच्चों को करा रखे हैं, तो आपके स्कूलों में आपके टीचरों ने कराए होंगे। तो इसमें हम लोग आज के लेक्चर शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं वीडियो में और हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सभी को पता होगा इतना तो, ठीक है। वैद्युत ध्रुव होता है जिस पर 2 चार्ज होते हैं, सदैव -Q एंड +Q। यहाँ से हमें कहाँ निकालना है, अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये डेरिवेशन आप लोगों को कराया होगा, आप लोग अपनी कॉपी देखें और इसको करके जाएं अच्छे से। अक्षीय, और इसमें भी लिखा है मैंने, देखो दूसरा लिखा है निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति के लिए दूसरा डेरिवेशन है, मैंने एक ही में ऐड कर दिए हैं, आप लोग अलग अलग कर लें। और निरक्षीय स्थिति वाला ये वाला होता है, इस वाले को ध्यान देना, ये कन्फ्यूजन करा गया है बार बार। हिंदी में इसको ये विषुवतीय रेखा भी कह देता है, तो तब भी आप लोग इसी डेरिवेशन को करके जाएंगे एग्जाम में। सही है। इसके बाद हमारा जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय, ये तो सभी लोगों को आता होगा, सभी बच्चों को। गाउस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पर से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो उससे जो घिरे हुए आवेश Q होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो फिर ये आप लोग इसको सिद्ध भी करके जाएंगे, सिद्ध करना आता ही होगा आप लोगों को। और इसका अगर बात करें तो Φ = कितना होता है, E.ds। क्लोज्ड इंटीग्रल है तो हम ऐसे साइन लगा देते हैं, क्लोज्ड साइन, ठीक है। लास्ट में प्रूव करना होता है हमें Q/ε0। तो ये है गॉस थ्योरम, आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। आप लोगों को कराया होगा कॉपी में, आप लोग कॉपी देखेंगे और वहाँ से इसको सही से कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसमें आके देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया है, गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर बना भी रखा है एक डायग्राम, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस लेंगे, उसके सेंटर पे एक +Q चार्ज रखेंगे, इससे फ्लक्स बाहर क्या होगा, इसमें एमिट होगा बाहर की ओर, ठीक है। ऐसे फ्लक्स बाहर निकलता है इसमें। तो ये डेरिवेशन भी आप लोग देखना, आपको कराया होगा। इसमें हम लोग जब इसमें लगाएंगे गॉस थ्योरम तो लास्ट में कितना आता है इसकी वैल्यू, पहले E निकलेगा, यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी Q0 Q0/r²। K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, सभी लोगों को पता है। फिर वहाँ से हम लोग इसको फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी QE। F = कितना होता है QE। E की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन भी आप लोगों को कराया होगा एग्जाम में, ठीक है। मैंने भी अपने बच्चों को करा रखा है स्कूल में, तो आप लोग इसको देख लेंगे, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक समान रूप से आवेशित प्लेट या चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो ये गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, तो इसमें भी हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन। इसमें अगर आता है एक समान रूप से आवेशित प्लेट आए या फिर चादर आए, आप लोग यही क्वेश्चन करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आते हैं पर लेकिन वो किसी एक डेरिवेशन की जगह किसी दूसरा डेरिवेशन करके आ जाते हैं, तो वहाँ पर मार्क्स आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे ऐसी कंडीशन में। तो आप लोग जो डेरिवेशन पूछा गया उसको ध्यान से देखें और तभी जाके उसको अटैम्प्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले का डायग्राम अगर हम लोग कहें तो कुछ ऐसा डायग्राम था, ठीक है।
ये इस पर हम लोग चार्ज क्या कर देते हैं, एक समान रूप से वितरित कर देते हैं। फिर हम लोग इसके दोनों साइड में, मान लो ये पॉइंट है P, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक गॉसियन पृष्ठ बना देते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, ये मैंने ऐसे रफ बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए कि कौन सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये वाला था ऊपर वाला। नीचे वाला डेरिवेशन अगर हम कहें तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक ये अनंत लंबाई कह रहा है, तो हम लोग क्या करें, इसमें डॉटेड दिखा देंगे कि तार जो है वो और दूरी तक फैला रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो फिर से हम इसमें क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ये कॉपी में अपने बनाया होगा, आप लोग देखना। तो ये हिंट दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग कर लेंगे। ये कौन सा वाला, एक समान रूप से आवेशित किसके कारण, तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसको भी आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। गोलीय कोष आए, चाहे खोखला गोला आए या चालक गोला आए, तो सब में आप लोगों को डेरिवेशन यही करके जाना है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो गोला वाला अगर हम कहें तो ऐसा हम लोग गोला बनाते हैं, इसकी त्रिज्या कुछ कैपिटल R लेते हैं, सेंटर O मान लेते हैं, और इसमें आवेश क्या होता है, एक समान रूप से ऐसे वितरित होता है। तो फिर हमें एक पॉइंट एक बाहर मानना पड़ता है, एक सरफेस पर, एक इसके अंदर। 3 बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, जैसे P, Q और S कह सकते हैं आप लोग। इन 3 पॉइंट पर हम लोग इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये डेरिवेशन भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं अगले वाले में, नेक्स्ट वाला। ठीक है, जो नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये है आवेशों के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आवेशों, अभी तक मैंने जितने बताए थे ना, लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे के सारे। अब जो आगे है, आवेशों के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, ये तो 1 मार्क्स में आता है। ये कहता है कि जो आवेश होते हैं उनको अनिश्चित रूप से हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। या फिर कहता है कि जो आवेश है किसी एक पदार्थ से, मान लो एक पदार्थ है, किसी दूसरा पदार्थ है मान लेते हैं, तो इस पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या आवेश का स्थानांतरण सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। Q बराबर NE आप लोगों को याद आ गया होगा। तो ये इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकली पूछता है कि तुम्हें किसी पदार्थ में आवेश दे देगा और कहेगा इसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं या फिर अधिक हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखाओं तथा चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए तथा इनके 4 गुण लिखिए। ये बच्चे बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन करके आते हैं, वैद्युत वाले का चुंबक में लिख के आते हैं और चुंबक का वैद्युत में लिख के आते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन वैसे चुंबक का भी इसमें लिखा है मैंने, पर ये दोनों एक जैसे होने के कारण मैंने इन दोनों को एक ही साथ लिख दिया है। आप लोग भी जब पढ़ें ना तो इनको कंबाइन हो गए, एक साथ पढ़ें, तो आप लोगों को समझ में आया कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन, चुंबकीय बल रेखाओं की डेफिनेशन और इनके 4 गुण आप लोग पढ़ के जाएँ। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या तो चुंबक वाला या वैद्युत वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैद्युत फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। देखो ये भी 2 क्वेश्चन अगर सेम है, अगर हम कहें तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और सेम चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात करें तो क्या कहता है उसमें, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो कुछ नहीं आ रहा है वहाँ पर वैद्युत, यहाँ पर चुंबक ऐड हो जाएगा, और डेफिनेशन दोनों की सेम आपको याद रखनी है, इसलिए दोनों में मैंने एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कैसे आएंगे आप लोगों को वो भी थोड़ा ध्यान देना है। एक न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र, अगर हम लोग बात करें तो मैं 2 चार्ज दे देगा इसमें, मान लो एक चार्ज दे दिया Q1, दूसरा चार्ज दे दिया Q2, इनकी वैल्यू दी रहेगी एग्जाम में। तो ठीक है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर कहेगा ये वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, E की वैल्यू कहाँ पर शून्य होगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग करके जाएँ। क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को मिल जाएगा, NCERT में भी है कि दोनों 2 आवेश दिए रहेंगे, मान लो इनकी दूरी दे दी तो मैं 0.1 मीटर, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर जो भी लिख देगा। तो फिर कहेगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, या फिर कह सकता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत बल शून्य होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये P बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा वाला, टाउ बराबर, ठीक है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र दे देगा और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे देगा। ठीक है, और तुम्हें ये एंगल दे देगा, तो कहेगा फिर इसमें क्या निकालो, टॉर्क निकालो, बलाघूर्ण निकालो, उसमें कितना कार्य कर रहा है। तो ये इससे भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में हमें पूछे गए हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग करके जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी
आप लोग करके जाना, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा यहाँ पर जो अगला चैप्टर है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 थे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों आप लोग इसको वीडियो को शेयर भी करें, अपने जो साथ वाले हैं बच्चों को सभी को हेल्प मिलेगी, ठीक है। शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, ठीक है। आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा इस वीडियो से, 100% है कि आप लोग अगर पूरी वीडियो देख रहे हैं और आप लोग ऐसे क्वेश्चन को करके जा रहे हैं तो 100% आप लोग जब पेपर देखे आएंगे तो आप लोगों को याद आएगा कि हमें इस जो सर ने बताया था इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं आगे क्वेश्चन में। वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव निकालने के लिए सिंपल हम लोगों ने डेरिवेशन करे हुए हैं वैद्युत ध्रुव के। वैद्युत ध्रुव में दो चार्ज होते हैं, -q और +q, और निकालना कहाँ हमें अक्षीय स्थिति में, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है, उसके लिए डेरिवेशन ही नहीं है। तो आप लोगों को केवल अक्षीय स्थिति वाला करके जाना है, इसमें निरक्षीय वाला हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। वो एग्जाम में आता ही नहीं है। वैसे निरक्षीय अगर आ गया तो v = कितना आता है, 0 आता है। ये आप लोग याद रखेंगे। एक नंबर में पूछ सकता है कि निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0 होता है वैद्युत ध्रुव के, ठीक है। इतना आप लोग याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ये W = P cos θ करके हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो वो आप लोग करके जाएंगे अच्छे से। तो ये वाला क्वेश्चन पे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कार्य निकालना, ठीक है। कार्य हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना आता है, 1/4πε0 विभव का फॉर्मूला है। तो Q में कितना आता है, R, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी आप लोग करके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन कौन सा है, इसमें कभी चालक भी लिख देगा। ये कह देगा कि किसी चालक में संचित ऊर्जा के लिए विद्युत जो स्थिति विद्युत ऊर्जा होगी उसके लिए क्या निकालो, व्यंजक ज्ञात करो। तो इसके लिए याद रखना आप लोग, फॉर्मूला है इसका U = 12CV²। याद आ गया होगा सभी बच्चों को, U = कितना, 12CV²। तो ये वाला क्वेश्चन हम इसमें करके जाएंगे। आप लोगों को मैंने बता रखा, बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग डेरिवेशन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा, फिर भी अगर आप ध्यान से उसको पढ़ के नहीं जा रहे हैं, बार बार उसको आपने करा नहीं है तो कन्फ्यूजन होगा। जो क्वेश्चन आते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में देखो सभी बच्चों के लिए टाइम का अभाव बहुत ज़्यादा रहता है कि टाइम, सभी बच्चे कहते हैं कि हमारे टाइम कम पड़ गया। तो टाइम कम पड़ने का कारण एक ही है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कम की हुई है। केवल देख के नहीं, लिख के प्रैक्टिस करें, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक समान वैद्युत घुमाने में कार्य ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना कीजिए। कोई ये भी हो गया हमारा, ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा ये भी हो गया। चलो इसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो अथवा पूर्ण रूप से भरा हो। दो क्वेश्चन आ सकते हैं याद रखना, एक तो आंशिक रूप से भरा हुआ आ सकता है या फिर पूर्ण रूप से भरा हुआ आएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अगर बात करें तो C = आता है यहाँ पर, बताओ कितना आता है ये वाला वैल्यू, KA∈0/D, ठीक है। ये है किसके लिए, जब इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा रहता है। तो यही एक आंशिक वाला भी है, उसको भी आप लोग इसमें करके जाएंगे। दो डेरिवेशन है फिर, एक आंशिक रूप से हो गया, एक जब पूर्ण रूप से भरा रहता है तब वाला हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन आता है संधारित्र वाला, आप लोग याद रखेंगे, एक उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला होता है C1V1 + C2V2 अपॉन में कितना होता है, C1 + C2। C1 C2 क्या होती हैं, संधारित्र की धारिताएं होती हैं, V1 V2 उनके वोल्टेज हैं, विभव हैं। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद करके जाएंगे। दूसरा इसमें एक ऊर्जा क्षय का आता है, ऊर्जा क्षय ΔU बराबर, ठीक है ना। इसको भी आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कितना, C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 C1 + C2। ये फॉर्मूला एक है ऊर्जा क्षय का। इसमें तुम्हें वोल्टेज दिए रहेंगे, धारिताएं दी रहेंगी, तो हमें ऊर्जा क्षय ज्ञात करने के लिए कह देगा। तो यही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अन्य मेरे हिसाब से मैं कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में केवल कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सुन लो फिर से। इसमें एक तो क्या, जो तुम्हारा ऊर्जा क्षय है, ऊर्जा क्षय का इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये उभयनिष्ठ विभव से इसमें न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो ये आप लोग अच्छे से इनको करके जाएंगे, इनके न्यूमेरिकल आप लोग एग्जाम में देख लेंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों को कराए हैं या NCERT में हैं तो वो आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। अगला इसमें आते हैं, अब अगला नेक्स्ट चैप्टर आ गया, थर्ड चैप्टर, ठीक है।
इलेक्ट्रिक करंट वाला। तो इसमें वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध सभी को याद आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, I बराबर NEA/VD, सभी को रटा हुआ रहता है, NEA/VD, VD ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए काफ़ी बार एग्जाम में आया है, अभी भी पूछा जा सकता है, याद रखना, इसको अच्छे से करके जाना, इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि देखो बहुत सिलेक्टेड हैं। अब सोचो ना, पूरी बुक से केवल 35 क्वेश्चन उठा रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट तो रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, मीटर सेतु का कार्य सिद्धांत समझाइए, इसकी सहायता से किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें मीटर सेतु का कार्य सिद्धांत समझाना है। मीटर सेतु जो कि हम लोग अगर देखें तो नॉर्मली अगर हम देखें तो ये किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और लास्ट में इसका हम विशिष्ट प्रतिरोध भी निकालते हैं। फिर एक फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, ρ = RA/L, ρ = RA/L, ये हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, कैपिटल स्मॉल जो भी होगा। तो इस फॉर्मूले से हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं इसका लास्ट में। पहले प्रतिरोध निकालेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, अच्छे से करा रखा, आप लोग इसको कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का कार्य सिद्धांत समझाइए तथा किरचॉफ के नियम के आधार पर इसकी संतुलन स्थिति ज्ञात कीजिए। तो संतुलन स्थिति वही होती है इसकी, P/Q = R/S, P/Q = R/S, ये हम लोग प्रूव करेंगे। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, ये इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, और उसके जो संतुलन स्थिति आती है ये आती है, इसको भी आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। बहुमापी में एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना किसी सेल का, ये क्वेश्चन आप लोग सबसे अच्छे से करके जाएंगे। बहुमापी का सिद्धांत लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आधे आधे क्वेश्चन नहीं करना, जैसे मैंने लिखा रखे हैं ऐसे आप लोग इसको पूरा का पूरा करके जाओगे, तो ये भी आप लोग कर लोगे। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आ रखना है, आगे देखो, इस क्वेश्चन है उसी चैप्टर का है, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम लिखिए। तो किरचॉफ के 2 नियम हैं, पहला जो है सबसे पहला संधि वाला नियम, दूसरा वाला हम लोग परिपथ वाला नियम कर लेंगे। और दूसरा इसमें एक क्वेश्चन और है, विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं किसी तार के भीतर, ठीक है। तो वो भी आप लोग इसको अच्छे से करके जाएंगे। ρ = फॉर्मूला होता है इसका, वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व J, तो इसका हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे, तो ये लास्ट में कितना था, ρ = RA/L आ जाता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, वो आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। या तो आ सकता है कि आप प्रतिरोध और उसमें धारा दे रहेंगी, ठीक है, बैटरी वगैरह जुड़ी रहेंगी, मतलब किरचॉफ के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। कौन से? किरचॉफ के क्वेश्चंस जितने भी हैं रिलेटेड, ये अच्छे से करके जाएंगे, तो इसके न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है चैप्टर नंबर 4। तो किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो आता है B बराबर ये आता है μ0 I/2R। अगर n फेरे हैं तो μ0 आगे से n भी आ जाएगा, तो ये भी आप लोगों ने कर रखा होगा, ये बायो-सवार्ट के नियम का अनुप्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो एक परिनालिका कुछ ऐसी होती है, देखो लंबी परिनालिका की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी परिनालिका होती है, इस पर तार के बहुत सारे फेरे होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो B बराबर आता है, यह आता है μ0 Ni, ये फॉर्मूला होता है। इसमें μ0 नियतांक है और n यहाँ पर क्या है, एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या, और I यहाँ पर प्रवाहित होने वाली धारा होती है। तो ये भी अगर हम देखें तो ये डेरिवेशन भी आप लोग कर लिया होगा, या आप लोग करके जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो एम्पियर का नियम लिखना है और इसे हमें सिद्ध करना है। एम्पियर का नियम सही बच्चों को आता होगा, ये सिंपल अगर हम लोग देखें तो जैसे गॉस का नियम था वैसे ही चुंबक में एम्पियर का नियम होता है, दोनों सेम है। तो एक क्वेश्चन अगर देखें तो दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसके हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अनंत लंबाई तो मैंने बताया था कैसे बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके हमें कहीं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, और इसका मान आता है B बराबर μ0/4 2y/r। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, ये भी आप लोग अच्छे से करके जाएंगे, इसका न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर डेरिवेशन नहीं आता तो न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, धारामापी का कार्य सिद्धांत लिखिए तथा इसे दी गई कोटि के अमीटर अथवा वोल्टमीटर में रूपांतरित कीजिए।
तो इसमें आप लोग थोड़ा समझेंगे। धारामापी का कार्य सिद्धांत देखो तो धारामापी में 2 होते हैं, एक किलकित होता है, एक निलंबन होता है। तो आप लोग इसमें अगर आता है तो कोई भी एक करके जा सकते हैं, सिंपल, वहाँ ऐसा नहीं आता किलकित या निलंबित। तो अगर लिखा हुआ आ रहा है तो वैसे भी दोनों सेम हैं, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एक में हम लोग डिफ्लेक्शन को देखने के लिए मिरर यूज़ करते हैं, दूसरे में हम लोग नीडल यूज़ करते हैं, इतना ही उसमें दोनों में अंतर होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। धारामापी और इसका धारामापी का अमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण भी आप लोग करके जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयवों को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग देखें, ये चैप्टर से नेक्स्ट है, 5th है। तो 5th चैप्टर में यही क्वेश्चन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल 100% इसको अच्छे से करके जाएंगे। कौन सा वाला? भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयवों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या आते हैं? विभिन्न अवयव, नतिकोण आता है, नमन कोण, नतिकोण नमन कोण एक ही होता है, ठीक है। और दूसरा दिक्पात कोण हो गया, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो गया। तो ये इसके अवयव होते हैं। आप लोगों को याद आ गया होगा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन सा है, आप लोगों को पता चल जाए। पूरा बता नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे कॉपी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो सभी लोगों को आता ही होगा, इसको अच्छे से कर लेंगे। शैथिल्यता से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है। तो शैथिल्यता से आप क्या समझते हैं? तो शैथिल्यता अगर हम लोग देखें तो एक शैथिल्य वक्र पढ़ा होगा हम लोगों ने, BH वक्र भी हम उसके कहते हैं। तो कुछ उसका हम लोग अगर डायग्राम देखें तो कुछ ऐसे इसका डायग्राम भी आ जाता है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो शैथिल्य वक्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बनता है। ये देखो ऐसे टाइप से, याद आ रहा होगा बच्चों को, सही बच्चों को, ठीक है। ये इस टाइप से इसका बनता है शैथिल्य वक्र। तो ये आप लोग कर ले जाएंगे। इसमें शैथिल्यता क्या होती है वो आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, फैराडे के विद्युतचुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो फैराडे एक फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विद्युतचुम्बकीय प्रेरण को यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। इसमें 2 नियम है, पहले वाले को न्यूमैन का नियम, दूसरे को लेंज का नियम हम लोग कहते हैं, वो आप लोगों को करके जाना है। अगला है स्वप्रेरण, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक है। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण हम लोग को डिफाइन करना है, और एक परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। स्वप्रेरण पता होना चाहिए, अन्योन्य प्रेरण पता होना चाहिए, और वैसे अगर हम देखें तो ये 3 चीज़ें हैं इसमें, स्वप्रेरण की डेफिनेशन, फिर अन्योन्य प्रेरण की डेफिनेशन, उसके बाद किसी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना। नेक्स्ट है स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक। देखो स्वप्रेरकत्व का दूसरा नाम क्या है? स्वप्रेरण गुणांक भी है, को परिभाषित कीजिए तथा वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। जैसे ऊपर वाले में परिनालिका का निकालना था, इसमें हमने कुंडली का निकालना है, वृत्ताकार। दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट है प्रेरकत्वों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, वैसे ही संधारित्रों का पढ़ा था, तो इसका भी आता है कौन सा? प्रेरकत्व का संयोजन। तो प्रेरकत्व का संयोजन आप लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है तो आप संधारित्व का संयोजन भी करके जाएं, प्रतिरोध का नहीं आएगा। संधारित्व का संयोजन कितना आता है? जैसे कि 1/c = 1/c1 + 1/c2 सो ऑन, ऐसे चलता है। किसमें ये चल रहा है? समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में इसमें समांतर क्रम में, सॉरी ये श्रेणी क्रम का हो जाएगा। समांतर क्रम में इसमें आता है c = कितना? c1 + c2 + c3, यहाँ उल्टा आता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों को परिभाषित कीजिए तथा चित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें, सभी बच्चों को याद होगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग अगर हम डायग्राम समझें तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये खाली डायग्राम बनाने के लिए भी आता है एग्जाम में 1 मार्क्स में, तो इसको आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। तो इसमें ये अगर हम लोग देखें तो ये कौन सी होती है? वैद्युत क्षेत्र होता है, और चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा सा इसमें हम लोग सही से बनाएंगे। ये कुछ चुंबकीय क्षेत्र इसमें ऐसे रहता है, ठीक है। तो फिर इसमें अगर हम लोग ये वाइब्रेशन से नोट करें, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के वाइब्रेशन, तो फिर ये कौन सी बन जाती हैं? ये बन जाती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ऐसे आप लोग बना लेंगे। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, सॉरी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, सॉरी, हाँ। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद आता है हम लोग नेक्स्ट में 2 ही क्वेश्चन और इसमें बचे हुए हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण हमारे पास इसमें आते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो गुण लिख लेंगे। अब देखो गुण में कभी कभी पूछ देता है विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं। इसमें हम लोग देखें तो पहले गामा आती है, उसके बाद एक्सरे आती हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट आती हैं, उसके बाद विजिबल रेज आती हैं, उसके बाद आती है इंफ्रारेड, ठीक है,
और फिर उसके बाद आती है इसमें माइक्रोवेव और लास्ट में आती है रेडियो। तो ये जो सारी अगर हम देखें तो इनमें से इस बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनके गुण लिखिए। बच्चे कन्फ्यूज हो गए क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, ये तो आ गया पराबैंगनी के। तो बच्चों ये सारी की सारी वैद्युत चुंबकीय हैं, इनमें से किसी के गुण भी आएंगे तो आप लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जो तुम्हें गुण लिखा रखे हैं वही आप लोग लिखेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर आ जाए। इनके अलावा अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनसे बाहर अगर कोई आ रही है, इसमें से कहेगा निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है कह देगा, तो आप लोग देख लेंगे अगर इनसे कोई बाहर होगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगी। जैसे कि अल्फा आ गया, ये क्वेश्चन आ जाता है अल्फा रे आ गया, या बीटा रे आ गया, बीटा कण या रे, ठीक है। तो फिर ये क्या आ गया, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में नहीं होंगे क्योंकि यहाँ ही नहीं, देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है पराबैंगनी अवरक्त एक्सरे तथा गामा किरणों के उपयोग लिखिए। तो उपयोग में ऐसे इतनी सारी हैं, इनमें से केवल इनके इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। पराबैंगनी हो गया, अवरक्त हो गया, एक्सरे हो गया और गामा किरणों के उपयोग हो गए, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक मैं चैप्टर इसमें अलग से दूंगा, कौन सा वाला, AC अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट वाले में ही ऐड करेंगे, ये मैंने छोड़ रखा है इसमें, ठीक है। 7th चैप्टर था तो ये इसको भी हम लोग नेक्स्ट वाले में ऐड करने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जितना इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना हम लोग जल्दी से हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग इतना इसमें कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।